आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बीए पार्ट थर्ड सेमेस्टर 5। इसमें हम सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें आपको जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आने वाले हैं और साथ में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे सब कुछ आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, अपलोडेड है। और इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, कैसे बनाएंगे, उनके कीवर्ड समझेंगे। और उसके साथ ही जो है आपका जो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं पहले ही, ये सेकंड पेपर का है। फर्स्ट पेपर का 6-7 वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में ओपन कीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। पेपर सेकंड है आपका आधुनिक विश्व का इतिहास। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सन 1453 से लेकर सन 1500 और 1815 तक का। इसमें सभी का ही हमने कंक्लूड किए हैं। इन्हीं आपकी 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट से आपके जो भी बोर्ड क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे हमने बनाया है। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, वो भी आपके आंसर के साथ में। तो आइए बढ़ते हैं आगे, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि ये दीर्घोत्तरीय आपका क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, एक ही करना होगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट करने होंगे, इन्हीं के लघुत्तरीय करने होंगे, वो आपके होंगे 30 नंबर के, यानी 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और यदि आप लोग अच्छे से स्टडी करना चाह रहे हैं और प्लस जो भी आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस से हैं, तो आप लोग अपना पेपर आपका कब है और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट में मतलब बताते रहिएगा, ताकि हम आपको भी इसका कंटेंट देते रहें। और यदि आप लोग अच्छे से डीपली स्टडी करना चाहते हो 5 सेमेस्टर का, तो 5 सेमेस्टर का इंग्लिश का कोर्स अपलोडेड है। हमारा एप्लीकेशन है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, आपको जो कि प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ईजिली उसे डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से जाकर आप एक अच्छा एडवांस में स्टडी कर सकते हो इंग्लिश लिटरेचर की। ठीक है, कोई भी सेमेस्टर आपका हो, सबकी अपलोडेड हमने अपलोड कर दिया है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के उदय होने की या उदय के क्या क्या कारण थे? विस्तारपूर्वक समझाइए। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। यानी 15वीं शताब्दी में यूरोप में जो निरंकुश राजतंत्र था, उसके उदय के कारण क्या हुए, किस कारण से ये चीज़ उदय हुई। तो देखते हैं आप यहाँ पर, और ऐसे ही आपको लिखना है जब आप पेपर हल करेंगे। 15वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में 3 प्रकार की जो क्या थी, राज्य व्यवस्था थी। कौन से वो 3 प्रकार थे, तो आइए देखते हैं उनके लिए। पहला था साम्राज्य, दूसरा था नगर राज्य और तीसरा था राष्ट्रीय राजतंत्र राज्य या फिर निरंकुश राज्य। ठीक है, तो ये राज्य थे। तो जो पवित्र रोमन जो साम्राज्य था, वो ऑटोमन साम्राज्य, 2 प्रकार के साम्राज्य थे। ठीक है, एक ऑटोमन मतलब पवित्र रोमन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य, ये 2 प्रकार के साम्राज्य थे। कौन कौन से, तो इटली नीदरलैंड में अनेक प्रकार के राज्य थे। अगला क्वेश्चन आपका इसी में थोड़ा सा समझा देंगे हम, क्योंकि ऐसे ही आपको लिखना है। किंतु आधुनिक युग के आते आते एक विशेष प्रकार की राज्य व्यवस्था का उदय हो गया, जिसे राष्ट्रीय राजतंत्र या फिर निरंकुश राज्य कहा जाता था। इस प्रकार हम राज्य व्यवस्था जो थी, वो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड और रूस में इसी प्रकार की जो ही थी राज्य व्यवस्था स्थापित हुई थी। आगे बढ़ते हैं आपका। तो यहाँ पर हम स्पेन, फ्रांस तथा ब्रिटेन के राष्ट्रीय राजतंत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसका, स्पेन का, फ्रांस का और ब्रिटेन। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए, उनके द्वारा आपको बताना है। जैसे हमने ऊपर लिख के जो आपको टाइप कर दिया है, यही चीज़ आपके लिए लिखनी है सेम। और फिर आपको ये नीचे कीवर्ड दिए हुए हैं, निरंकुश राष्ट्रीय राज्यों के उदय होने के कारण, ये लिख देंगे। फिर आपको 1 बाय 1 करके नीचे जो लिखे हुए हैं वो आपको बताने हैं। इन्हीं को आपको पॉइंट बनाना और फिर इस तरीके से डैश लगा के इसकी डिटेल आगे लिखनी है। राष्ट्रीय चेतना का उदय, मध्यम वर्ग का उदय, सामंती व्यवस्था का पतन हो गया और हथियारों व तथा युद्ध की कला में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। ठीक है, मुद्रा पर आधारित राजतंत्र का जो है वो विकास हुआ। साथ में चर्च की शक्ति का भी ह्रास हुआ। ह्रास का मतलब होगा कि चर्च की जो शक्ति थी उसमें क्या हुई, कमी आई। ठीक है, बुद्धिजीवियों का योगदान रहा। निष्कर्ष लास्ट में जब डालेंगे तो इस प्रकार से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके जो भी हमने दिए हैं, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे आपके लॉन्ग में मिलें, शॉर्ट में मिलें या वेरी शॉर्ट में मिलें, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और आप लोग जो है प्लेलिस्ट पर आप जरूर कीजिएगा। और इंग्लिश की अगर स्टडी बेटर करना चाह रहे हो, तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। प्ले स्टोर है, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपके लिए।
और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर हमारी आईडी है हेमेंद्र यादव 71, यानी 7071 ये हमारी आईडी है। ये वहाँ पर भी हम लिंक देते रहते हैं परीक्षा संबंधित। तो आइए इस क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि स्पेन की राष्ट्रीय राजतंत्र के उदय होने के कारण क्या थे, या परिचय दीजिए इसका। तो ईसाबेला नाम की एक मतलब महिला थी, और फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड जो थे, इनका विवाह हुआ, ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसी के इन दोनों के विवाह के साथ ही क्या हुआ, नए राजतंत्र का उदय होता है। सन 1469 ईस्वी में आइबेरी प्रायद्वीप में उस समय एक नवीन राजतंत्र का जन्म हुआ, जब कैस्टाइल की राजकुमारी ईसाबेला तथा अरागान राज्य के राजकुमार फर्डिनेंड का विवाह हुआ, ठीक है। तो इनका जो है विवाह हुआ 10 वर्ष के बाद, यानी कि 1469 ईस्वी में उन्होंने संयुक्त रूप से शासन करना आरंभ किया, और जो कि इस प्रकार दो राज्य मिलकर एक हो गए, ठीक है। ईसाबेला और फर्डिनेंड का ये दोनों राज्य एक हो गए, क्योंकि दोनों को शादी हो गई, तो एक साथ उन्होंने मिलकर राज्य करना शुरू किया। अगला पॉइंट आपका बन जाता है फर्डिनेंड और ईसाबेला की गृहनीति। इनकी गृहनीति कैसी थी, वो क्या थी, देख लीजिए। ईसाबेला और फर्डिनेंड की गृहनीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धार्मिक एकता, ठीक है, और निरंकुश शासन की स्थापना करना, ये मतलब इनकी नीति थी दोनों की। फर्डिनेंड ईसाबेला का मानना था कि चर्च को भी शासन के अधीन हो जाना चाहिए, ठीक है। यूरोप के अन्य राज्यों को भी ऐसा ही विश्वास था। अब भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्डिनेंड ईसाबेला की विदेश नीति कैसी थी। अब इनकी विदेश नीति देखिए, वो गृहनीति थी। फर्डिनेंड ईसाबेला की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था स्पेन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिलाना, उपनिवेशों की स्थापना करवाना, ठीक है, तथा फ्रांस को यूरोपीय राजनीति में अलग थलग कर देना। स्पेन ने अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए पुर्तगाल, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रिया के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। किसने, स्पेन ने, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने स्तर को बेहतर बनाने के लिए। मार्टिन म्योर का कथन है, यानी कहना है, आधुनिक युग के आगमन के साथ साथ अचानक ही स्पेन एक कमजोर एवं विश्व श्रृंखलाहट देश के स्थान पर शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। स्पेन को इतना शक्तिशाली देश बनाने का श्रेय वहाँ के शासक फर्डिनेंड और ईसाबेला को ही जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। पॉइंट 3 है कि इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना के जो कारण थे उनकी विवेचना कीजिए। जो क्वेश्चन अगला है हमारा, तो इसमें देख लीजिए, इंग्लैंड में निरंकुश शासन या निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कैसे हुई, तो वो देखते हैं। सन 1500 ईस्वी तक ब्रिटिश समूह में 2 राष्ट्रीय राजतंत्र का उदय हो चुका था, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड थे। ये दोनों ही ब्रिटिश समूह के देश हैं, ठीक है। इन्हें अगर आप लोग अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप मतलब जो मैप होता है हमारा वर्ल्ड का, उस मैप को भी यूज़ कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। दोनों में इंग्लैंड अधिक महत्वपूर्ण था। वहाँ की 9वीं शताब्दी में राजतंत्र जो है वो चला आया था, किंतु मध्य युग में राज्य नहीं था। उसके राजा नार्मन जाति के फ्रांसीसी थे, यानी वो फ्रांसीसी थे, इसीलिए उनकी जो सहानुभूति थी वो फ्रांस के साथ अधिक थी। वे महत्वाकांक्षी भी थे, और ब्रिटिश द्वीप समूह फ्रांस दोनों में ही अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के इच्छुक थे। उन्होंने आयरलैंड का भी भाग जीत लिया और स्कॉटलैंड पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु वो असफल रहे। 14वीं और 15वीं शताब्दियों के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक दीर्घकालीन संघर्ष हुआ, जो कि 1337 से स्टार्ट हुआ, 1453 में ये समाप्त हुआ। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बहुत हानि हुई, लेकिन सामंतों की जो थी वो शक्ति में वृद्धि हो गई। इसी में गुलाबों का युद्ध कहा जाता है। तो युद्ध ने इंग्लैंड की शक्ति को तहस-नहस कर दिया, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संसद में व किसानों में गहरा असंतोष फैल जाता है, और युद्ध के कुछ ही वर्षों बाद भयंकर गृह युद्ध भी शुरू हो जाता है, जो गुलाबों के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनमें से एक भी हथियार का युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी ओर लेस्टार का, ठीक है, 2 वंश थे यहाँ पर। तो युद्ध कई वर्षों तक चला, अतः अंत में 1485 में हेनरी ट्यूअर विजय हुआ। हेनरी सप्तम के नाम से उसने इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा वो, और उसने अपना जो ट्यूटर था, जो वंश था, उसका वंश वहीं से भी शुरू हुआ है।
जिसने 1485 से 1603 तक शासन किया। हेनरी सप्तम क्या कहता है, 1485 लेकर 1509 तक शासन करता है। राजतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक उपाय किए। माध्यमिक में राजा की शक्ति पर संसद एक बड़ा अंकुश थी। इसमें दो सदन थे, सामंत सभा और लोकसभा। सामंत सभा में अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि वहाँ उसमें सबसे बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग और अधिकारी बैठा करते थे, इन्हीं चर्च के लोग बैठा करते थे। ठीक है। गुलाब के युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम ये हुए कि जिससे राजा की शक्ति की वृद्धि हो गई, और प्रथम उनमें अनेक साम्राज्य परिवार नष्ट हो गए। राजा ने उनकी जागीर छीन ली और इस प्रकार अपने आर्थिक साधनों में वृद्धि की। दूसरा, क्योंकि युद्ध लंबा चला, इसलिए सामान्य जनता के मध्यम वर्ग में जो है शांति की इच्छा जो है वो बलवती हुई, प्रकट हुई, और ये धारणा स्पष्ट हुई कि व्यवस्था और सुरक्षा कम रखने के लिए सामंतों की शक्ति को कुचलना और राजतंत्र को मजबूत करना ही आवश्यक होगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, यूरोप में पुनर्जागरण के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये आपका है, पुनर्जागरण के कारण क्या है, यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है, ये आपको देख लेना है क्या क्या कारण रहे हैं। तो उनमें आपका ये है कि इस संबंध में कुछ भी निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते, ठीक है, यह कहना संभव होगा कि पुनर्जागरण कब और कैसे प्रारंभ हुआ। फिर भी कुछ पुनर्जागरण जो है आकस्मिक घटना नहीं हुई। यहाँ पर कुछ विद्वानों के मत हैं जो इस प्रकार हैं। प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर वर्मा और व्यास के शब्दों में कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए। पुनर्जागरण किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक घटना तक, विचारधारा तक सीमित नहीं है। विचारधारा अथवा आंदोलन के कारण संभव नहीं हो पाया था। इसके उदय एवं विकास की असंख्य व्यक्तियों की सामूहिक ज्ञान और विभिन्न देशों की विभिन्न परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, ये हो गया उनका। अब यहाँ लिखा है कारणों को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, उनको अध्ययन कर सकते हैं। कैसे? धर्म युद्ध हुआ, फिर तुर्कों का कुछ तो दुनिया पर अधिकार किया इन्होंने, नगरों का विकास, खाने का विकास, और छापे खाने का विकास होगा यहाँ पर। ठीक है, छापे खाने का विकास, दार्शनिकों का योग, वैज्ञानिक आविष्कार हुए। तो इस तरीके से ये आविष्कार होते चले गए। ठीक है, फिर भौगोलिक खोजें हुई, जिनमें किसने किया? मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, इनकी साहसी समुद्री यात्राएं रहीं। ठीक है, तो मार्को पोलो ने आपके भारत की खोज की, ठीक, कोलंबस ने चाइना की खोज की, और वास्को डी गामा ने अन्य देशों को खोजा। तो पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ देख लीजिए। तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म। ठीक है, क्या होता है? पुनर्जन्म होता है, या फिर से जागना होता है, अथवा समाप्त प्राय अवशेषों का पुनरुद्धार करना। तो ये पुनर्जागरण का अर्थ होता है। अभिप्राय उन सभी परिवर्तनों से है जो मध्यम युग से अब तक होते हुए आए हैं। वास्तविकता में यह बहुमुखी विकास का काल था, जिसके कारण मनुष्य की चिंतन शक्ति, प्रयोग बुद्धि दृष्टिकोण में महान क्रांतिकारी परिवर्तन आए। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन आडंबरों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं को समाप्त कर उनके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, स्वतंत्रता की भावना, उन्नति की और अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय कोष दृष्टिकोण स्थापित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में क्या है, इन्होंने क्या कहा है? पुनर्जागरण का अर्थ है विद्या का पुनर्जन्म तथा विज्ञान, साहित्य, कला और यूरोपीय देशों की भाषा का विकास है। क्या है? पुनर्जागरण के कारण हुआ। फिर है सेबाइन भी एक ये मतलब महापुरुष हैं। तो पुनर्जागरण एक संयुक्त अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग मध्यम काल के अंत में तथा आधुनिक काल के आरंभ के समय में ही हुआ। ठीक है, और दृष्टिगोचर सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया गया। अगला है पुनर्जागरण की विशेषताएं। स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला, स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व का विकास हुआ, मानवता का विकास हुआ, देसी भाषाओं का विकास हुआ, वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हुआ। ठीक है, और वाणिज्यवाद तथा पूंजीवाद का विकास हुआ, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का विकास हुआ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, और कला में यथार्थ आई। तो ये हमने सिर्फ हेडिंग बता दी है आपके लिए, यही हेडिंग डालोगे और इस तरीके से आगे आप एरो लगा के इसकी डिटेल लिख दोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
और अगला क्वेश्चन आपका है छठा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका है वैज्ञानिक क्रांति क्या है, इसका व्याख्यान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की वैज्ञानिक खोजें भी संभव हुई, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी खोजें आई थी देख लीजिए, यही हेडिंग है, इनको हेडिंग बना के लिखना है। सूक्ष्मदर्शी का विकास आविष्कार, कुतुबनामा का विकास या आविष्कार, दूरबीन का आविष्कार, छापेखाने का आविष्कार, गणित के क्षेत्र में आविष्कार, चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान में आविष्कार, मतलब विस्तार हुआ। तो बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लोगो आपको इसके वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट।